आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की साइंस बुक से चैप्टर 6 को पढ़ने जा रहे हैं। टाइटल है हाउ फोर्सेस इफेक्ट मोशन। इसमें लिखा है कि पिछले चैप्टर 4 में हमने सीखा था कि किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को उसकी पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के द्वारा कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। लेकिन अब एक क्वेश्चन आता है कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या वेलोसिटी बदलती ही क्यों है? क्या मोशन में चेंज होने का कोई कारण होता है? इस चैप्टर में हम यही जानेंगे कि ऑब्जेक्ट्स की मोशन में चेंज किस वजह से होता है। साथ ही हम न्यूटन के 3 लॉस ऑफ मोशन के बारे में भी सीखेंगे और समझेंगे कि उन्हें कैसे अप्लाई किया जाता है। टॉपिक है द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। लिखा है कि आपने पहले भी पढ़ा है कि फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर कई तरह से इफेक्ट डाल सकता है। जैसे फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन मिला सकता है, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बदल सकता है, फोर्स ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन बदल सकता है और फोर्स उस ऑब्जेक्ट की शेप भी बदल सकता है। एग्जाम्पल है जैसे किकिंग अ बॉल। एक बॉल जमीन पर रखी हुई है, जब हम उसे किक मारते हैं यानी लात मारते हैं तो फोर्स लगने के कारण वह चलने लगती है, आगे बढ़ती है। वैसे ही क्रिकेट बॉल से बॉल पर फोर्स लगाया जाता है तो इस फोर्स के कारण बॉल की डायरेक्शन बदल जाती है। और जब हम अपनी उंगलियों से किसी लेमन को दबाते हैं तो फोर्स के कारण उसका शेप बदल जाता है। अब बात करें फोर्स और डायरेक्शन की, तो फोर्स के बारे में पढ़ते समय आपने एक बात नोटिस की होगी, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स की बात की जाती है तो उसकी डायरेक्शन भी बताई जाती है। यानी केवल फोर्स बताना काफी नहीं है, उसकी डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट की मोशन की डायरेक्शन में अपोजिट फोर्स की तरह काम करता है। यानी जिस तरफ ऑब्जेक्ट मूव हो रही है, फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट होता है, यानी उस ऑब्जेक्ट के मोशन को रोकने का काम करता है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट में लाइक पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं यानी दूर धकेलते हैं, और अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। यह मैग्नेटिक फोर्स के कारण होता है। इलेक्ट्रिक चार्जेस में लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करती हैं, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण होता है। अर्थ सभी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, यह ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। और उसके बाद है ब्योंट फोर्स, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में रखा जाए या तो लिक्विड उस पर ऊपर की ओर फोर्स लगाता है। यानी हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डुबोने की कोशिश करते हैं तो पानी उसको ऊपर की तरफ धकेलता है, इसे ही बुयोंट फोर्स कहते हैं। तो फोर्स की डेफिनेशन क्या है? ये फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स को पूरी तरह बताने के लिए हमें उसकी मैग्नीट्यूड बतानी होती है, उसकी डायरेक्शन बतानी होती है। यानी फोर्स को केवल संख्या से नहीं बल्कि डायरेक्शन से के साथ बताया जाता है। फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है और न्यूटन को छोटे अक्षर स्मॉल एन से लिखा जाता है और इसका सिंबल कैपिटल एन है। नेक्स्ट है मैं बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की, तो फोर्स की मैग्नीट्यूड उसके स्ट्रेंथ को बताती है। जितनी ज्यादा मैग्नीट्यूड होगी फोर्स उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। यदि किसी ऑब्जेक्ट पर लगाए गए फोर्स की मैग्नीट्यूड बदल जाए, डायरेक्शन बदल जाए या दोनों ही बदल जाए तो फोर्स का इफेक्ट भी बदल जाता है। यही बात इस पेज में समझाई गई है। अब आगे पढ़ते हैं बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स को। बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स कि जब तक हमने फोर्स के बारे में सीखा, अब तक हमने जब फोर्स के बारे में सीखा है, लेकिन असली जीवन में ऐसा बहुत कम होता है कि किसी ऑब्जेक्ट पर केवल एक ही फोर्स लग रहा हो। अक्सर किसी ऑब्जेक्ट पर एक से ज्यादा फोर्स एक साथ काम करती हैं। अब हम समझेंगे कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगाते हैं तब उसका प्रभाव क्या होता है। बॉक्स को पुश करने का एक एग्जांपल, मान लीजिए आप किसी सरफेस पर रखे हुए बॉक्स को पुश कर रहे हैं। इस सिचुएशन में बॉक्स पर केवल आपका लगाया गया फोर्स ही नहीं लग रहा होता, इसके साथ साथ फ्रिक्शन फोर्स भी बॉक्स पर काम कर रहा होता है। यह फ्रिक्शन फोर्स की मोशन की डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। यानी जिस तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं, फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है।
मतलब यदि बॉक्स आगे बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसे पीछे की ओर रोकने की कोशिश करता है। फिर है वाटर में फ्लोटिंग बॉल का एग्जाम्पल। अब पानी अब पानी पर तैरती हुई एक बॉल का एग्जाम्पल लेते हैं। इस बॉल पर दो फोर्स काम करती हैं। फर्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स, पृथ्वी बॉल को नीचे की ओर खींचती है, इसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और बियॉन्ड फोर्स, पानी बॉल पर ऊपर की ओर फोर्स लगाती है, इसे बियॉन्ड फोर्स कहती हैं। इस तरह एक ही ऑब्जेक्ट पर एक से ज्यादा फोर्सेस काम कर सकती हैं। अब क्वेश्चन यह है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर एक से ज्यादा फोर्सेस लगाते हैं तब उसका इफेक्ट क्या होता है। जैसे टग ऑफ वार का एक एग्जांपल, क्या आपने कभी टग ऑफ वार का खेल खेला है। इस खेल में दो टीम रस्सी की अपोजिट डायरेक्शन में रस्सी को खींचती हैं। तो ये एग्जांपल है एक साथ एक ही ऑब्जेक्ट पर दोनों तरफ से लगाई गई फोर्स का। अब इसी में समझेंगे बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स को। बैलेंस फोर्स, यदि दोनों टीम रस्सी को एक समान फोर्स से खींच रही हैं तो रस्सी नहीं हिलती, यानी एक ही जगह बनी रहती है। ऐसी फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड एक जैसा हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, उन्हें बैलेंस फोर्स कहती हैं, क्योंकि दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं, इसीलिए कोई मोशन नहीं होता। अनबैलेंस्ड फोर्स, अब मान लीजिए कि एक टीम दूसरी टीम से ज्यादा जोर लगाती है, यानी वह ज्यादा फोर्स लगाती है। इस सिचुएशन में फोर्स बैलेंस नहीं रहता। अब रस्सी उस डायरेक्शन में चली जाएगी जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लगाया जा रहा है। ऐसी फोर्सेस को अनबैलेंस्ड फोर्स कहती हैं। यदि किसी ऑब्जेक्ट पर बैलेंस फोर्स लग रही हो तो ऑब्जेक्ट नहीं चलता, लेकिन यदि फोर्स अनबैलेंस्ड हो तो ऑब्जेक्ट मोशन में आ सकता है। इसीलिए रस्सी बैलेंस फोर्स होने पर नहीं चलती, जबकि अनबैलेंस फोर्स पर होने पर मोशन में होने लगती है, मतलब मोशन में चलने लगती है। नेक्स्ट है नेट फोर्स। यदि किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाली फोर्सेस बैलेंस्ड नहीं है तो ऑब्जेक्ट पर एक नॉन जीरो नेट फोर्स काम करता है। नेट फोर्स का मतलब है सभी फोर्स का कुल इफेक्ट। जब दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में हो लेकिन मैग्नीट्यूड सिमिलर ना हो तो नेट फोर्स दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के बराबर होता है, और नेट फोर्स की डायरेक्शन उसी फोर्स की डायरेक्शन में होती है जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। अब एक ऐसी ही सिचुएशन सोचिए जिसमें दो लोग एक बंद कार को धक्का दे रहे हों। दोनों लोग कार को एक ही डायरेक्शन में पुश कर रही हैं। इस सिचुएशन में नेट फोर्स दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होगा, और नेट फोर्स की डायरेक्शन भी वही होगी जिस डायरेक्शन में दोनों फोर्स लगा रही हैं। जैसे एग्जांपल 6.1, एक ब्लॉक पर 10 न्यूटन और 6 न्यूटन के दो फोर्सेस काम कर रही हैं। हमें नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है। केस ए, दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों का सम होगा 16 न्यूटन, डायरेक्शन राइट साइड में, ठीक है, जिस तरफ ज्यादा होगा। उसके बाद है मतलब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो राइट साइड में जाएंगे। केस बी, 10 न्यूटन राइट साइड और 6 न्यूटन लेफ्ट साइड, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनकी फोर्सेस को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा और डायरेक्शन होगी राइट साइड, क्योंकि राइट साइड में 10 न्यूटन बड़ा फोर्स लग रहा है। थर्ड केस, 10 न्यूटन राइट साइड और 6 न्यूटन नहीं 10 न्यूटन लेफ्ट साइड और 6 न्यूटन राइट साइड। अब इस बार अपोजिट हो गया है। जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जिस तरफ ज्यादा फोर्स होगी उस तरफ डायरेक्शन मतलब ऑब्जेक्ट मूव करेगी। नेक्स्ट है रेडी टू गो बियॉन्ड। अब तक हमने ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जिनमें फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल या अपोजिट थे, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी भी होती हैं जिनमें फोर्सेस एक दूसरे पर किसी एंगल पर लगती हैं। ऐसे केसेस में नेट फोर्स निकालना थोड़ा अलग होता है। इसके बारे में आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। कुछ सिचुएशंस में किसी बड़े ऑब्जेक्ट के दो अलग अलग सिरों पर समान और विपरीत फोर्सेस लगाई जाती हैं। ऐसी सिचुएशन में ऑब्जेक्ट घूमने लग सकता है। एग्जाम्पल के लिए जब हम टैप के हैंडल को घुमाते हैं तो वह टर्न करता है। यह इक्वल और अपोजिट फोर्सेस के कारण होने वाले टर्निंग इफेक्ट का एग्जाम्पल है। इसके बारे में भी आप आगे की क्लासेस में और डिटेल में पढ़ेंगे।
नेक्स्ट टॉपिक, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ्टन ओवरलुक बट ऑलवेज प्रेजेंट। अब तक आपने फ्रिक्शन के बारे में पहले की क्लासेस में पढ़ा है, अब हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट फर्श पर रखा हुआ है और आप उस पर आगे की डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या केवल फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट तुरंत चलने लगेगा? कई बार आपने देखा होगा कि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने के बाद भी वह नहीं चलता और उसे चलाने के लिए आपको और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है फ्रिक्शन फोर्स। यह फ्रिक्शन फोर्स बॉक्स के नीचे वाली सतह और सरफेस और फ्लोर के बीच प्रोड्यूस होता है। यह फोर्स हमेशा आपके लगाए गए फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। यानी यदि आप बॉक्स को आगे धकेलेंगे तो फ्रिक्शन उसे पीछे की ओर धकेलेगा या रोकने की कोशिश करता है। अब बॉक्स कब मूव करेगा? बॉक्स तभी चलना शुरू करेगा जब आपके द्वारा लगाया गया फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होगा। जब अप्लाइड फोर्स यानी लगाया गया फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से बड़ा हो जाता है तब बॉक्स पर एक नेट फोर्स काम करता है और यही नेट फोर्स बॉक्स को उसी डायरेक्शन में चलाने लगता है। अब ध्यान देने वाली बात, किसी ऑब्जेक्ट पर कई फोर्स एक साथ काम कर सकती हैं, उस पर कई तरीके से इफेक्ट कर सकती हैं, लेकिन उसकी मोशन केवल नेट फोर्स पर निर्भर करती है। यानी ऑब्जेक्ट पर कुल मिलाकर चाहे कितनी भी फोर्स एक साथ उस पर असर डाल रही हो, लेकिन ऑब्जेक्ट उसी मोशन में या उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस तरफ फोर्स ज्यादा लगाई जा रही है। नेक्स्ट है रेडी टू गो बियॉन्ड। जब किसी ऑब्जेक्ट को पुश किया जाता है तब केवल अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स ही काम नहीं करती, कुछ दूसरी फोर्सेस भी उन ऑब्जेक्ट पर काम कर सकती हैं। अब उनके बारे में ही अब हम आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। यह फोर्स पृथ्वी द्वारा लगाया गया है जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट कहते हैं। यह फोर्स हमेशा नीचे की डायरेक्शन में काम करता है। नेक्स्ट है नॉर्मल फोर्स। जिस सरफेस पर ऑब्जेक्ट रखा होता है वह सरफेस भी ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाती है, इसे नॉर्मल फोर्स कहती हैं। यह फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में काम करती है और सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। नेक्स्ट है वेट और नॉर्मल फोर्स। वेट नीचे की ओर लगता है और नॉर्मल ऊपर की ओर लगता है। इन दोनों फोर्सेस का परिणाम या मैग्नीट्यूड बराबर होता है, इसलिए ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाती हैं। नेक्स्ट है एयर फ्रिक्शन। ऑब्जेक्ट के आसपास की हवा भी उस पर फ्रिक्शन फोर्स लगाती है। जब ऑब्जेक्ट हवा में मूव करता है तब हवा उस मोशन का विरोध करती है, लेकिन कुछ सिचुएशंस में इस फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, इसीलिए इसे अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। फिगर 6.10 वाली सिचुएशन में यदि बॉक्स चलना शुरू हो जाए और फिर आप फोर्स लगाना बंद कर दे तो क्या होगा? होगा ये कि बॉक्स धीरे धीरे स्लो हो जाएगा और अंत में रुक जाएगा। अब एक बाइसाइकिल का एग्जांपल लेते हैं कि आपने कई बार अनुभव किया होगा, ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप बाइसाइकिल चलाते हुए पैडल मारना बंद कर देते हो तो बाइसाइकिल तुरंत नहीं रुकती, वह कुछ दूरी तय करती है और फिर धीरे धीरे अपनी स्पीड कम करके रुक जाती है। बॉल का ही एग्जाम्पल ले लीजिए कि यदि आप किसी बॉल को धक्का देते हो और फिर धक्का देने के बाद धक्का देना बंद कर देते हो तो बॉल कुछ दूर तक चली जाती है और फिर अपने आप रुक जाती है। तो क्या मोशन बनाए रखने के लिए लगातार फोर्स लगाना पड़ता है? यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को चलाने रहने के लिए हमें लगातार फोर्स लगाना पड़ता है? जवाब है कि हमें फ्रिक्शन फोर्स का सामना करने के लिए लगातार फोर्स लगाना पड़ता है। यदि हम फोर्स लगाना बंद कर दें तो फ्रिक्शन मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट काम करने लगता है और अंत में ऑब्जेक्ट रुक ही जाती है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ सरफेस और फ्रिक्शन के बारे में। क्या आपको पहले की क्लासेस में यह एक्टिविटी याद है जिसमें आपने सीखा था कि फ्रिक्शन फोर्स सरफेस की नेचर पर निर्भर करता है, यानी कौन सी दो सरफेसेस आपस में कॉन्ट्रैक्ट में है, इससे फ्रिक्शन बदल सकता है। व्हाट इफ यदि दुनिया से फ्रिक्शन फोर्स गायब हो जाए तो क्या होगा? ये एक्टिविटी 6.1 लेट्स अस इन्वेस्टिगेट। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसकी मदद से समझेंगे कि फ्रिक्शन अलग अलग सरफेस पर अलग अलग होता है। जैसे स्टेप 1,
4 10 रुपए के सिक्के, एक बड़ा और मजबूत रबर बैंड और एडहेसिव टेप इकट्ठा कीजिए। इसके बाद अलग अलग मटेरियल्स की हॉरिजॉन्टल सरफेस चुनिए, जैसे वुडन टेबल टॉप या कैम्प्टर फ्लोर, लेमिनेटेड टेबल टॉप, पॉलिश्ड मार्बल फ्लोर, टाइल फ्लोर। आप चाहे तो दूसरे सरफेस भी चुन सकते हैं। ध्यान रखिए कि सभी सरफेस लेवल में हो, मतलब एक सपाट हो, ऊबड़ खाबड़ ना हो। सेकंड स्टेप, चारों सिक्कों को एक दूसरे के ऊपर रखकर एक स्टैक बनाइए। फिर एडहेसिव टेप की सहायता से उन्हें किनारों से बांध दीजिए ताकि वे एक साथ जुड़े रहें। थर्ड स्टेप, अब रबर बैंड को अपनी 4 फिंगर और थंब के बीच हल्का खींचकर वुडन टेबल पर रखिए। फिगर के अनुसार उनके दोनों सिरों पर ए और बी पॉइंट्स लगाइए। इसके बाद एक और पॉइंट सी मार्क कीजिए जहां तक रबर बैंड को खींचा जाएगा। फोर्थ स्टेप 4, रबर बैंड के सिरे को ए और बी पर पकड़े रखिए। अब सिक्के के स्टैक को ए और बी के बीच लगभग बीच में रखिए। दूसरी हाथ की एक उंगली से सिक्के के स्टैक को पीछे की ओर धकेलिए जब तक रबर बैंड पॉइंट सी तक ना पहुंच जाए। अब स्टैक को छोड़ दीजिए और उसकी मोशन को ध्यान से देखिए। ध्यान दीजिए कि रबर बैंड के संपर्क टूटने के बाद स्टैक की वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती है। कुछ दूरी तय करने के बाद स्टैक रुक जाता है। अब सी से लेकर जहां स्टैक रुका है वहां तक की दूरी माप कर लिखिए। इस प्रोसेस को 2 बार दोहराइए। स्टेप 5, अब यही प्रोसेस लेमिनेटेड टेबल टॉप पर दोहराइए, पर ध्यान रखिए कि ए बी और सी की दूरी पहले जैसी ही रहे। अब देखिए कि क्या सिक्कों का वह स्टैक वुडन टेबल की तुलना में ज्यादा दूरी तय करता है। क्या इसकी वेलोसिटी अब पहले की तुलना में और ज्यादा धीरे धीरे कम होती है। स्टेप 6, अब यही प्रोसेस पॉलिश्ड मार्बल फ्लोर या टाइटल फ्लोर पर दोहराइए। ध्यान से देखिए कि क्या स्टैक और भी ज्यादा दूरी तय करता है, क्या उसकी वेलोसिटी और भी धीरे धीरे कम होती है। फिर अपनी ऑब्जर्वेशन के आधार पर इसका निष्कर्ष निकालिए। इस एक्टिविटी का एक्सप्लेनेशन यह है कि सिक्कों के स्टैक को छोड़ने से पहले वह स्टेशनरी होता है, यानी एक जगह स्थिर रहता है। इसका मतलब उसकी उस पर कार्य करने वाली फोर्सेस बैलेंस्ड है। जब हम स्टैक को छोड़ते हैं तब हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स एंड हो जाता है, समाप्त हो जाता है, लेकिन स्ट्रेच रबर बैंड आगे की डायरेक्शन में स्टैक पर फोर्स लगाता है। यही फोर्स स्टैक को चलाना शुरू कर देता है। जब सिक्के चलने लगते हैं तो इसका मतलब है कि रबर बैंड द्वारा लगाया गया फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से बड़ा है। इस कारण स्टैक का फॉरवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स कार्य करता है। इस नेट फोर्स के कारण स्टैक की वेलोसिटी 0 से बढ़कर एक निश्चित वैल्यू तक पहुंच जाती है। मतलब नेट फोर्स स्टैक को फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन देता है। जैसे ही सिक्के का स्टैक रबर बैंड से अलग हो जाता है, रबर बैंड का फोर्स भी समाप्त हो जाता है। अब रबर बैंड स्टैक पर कोई फोर्स नहीं लगाता, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स अभी भी काम कर रहा होता है। यही फ्रिक्शन फोर्स स्टैक की मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इस कारण स्टैक की वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाती है और अंत में स्टैक पूरी तरह रुक जाता है। अब है इसकी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन के बारे में। हर सरफेस पर रबर बैंड को समान मात्रा में खींचा गया था, फिर भी अलग अलग सरफेसेस पर स्टैक द्वारा तय की गई दूरी लगभग अलग अलग मिली। इसका मतलब यही है कि सभी सरफेसेस पर फ्रिक्शन फोर्स समान नहीं रहता। अलग अलग सरफेस पर फ्रिक्शन फोर्स अलग अलग तरीके से लगता है। नेक्स्ट एक्टिविटी 6.2, लेट अस मेजर। अब हम इस एक्टिविटी करेंगे जिसकी मदद से अलग अलग सरफेस पर फ्रिक्शन फोर्स को मापने की कोशिश करें। स्टेप 1, एक स्प्रिंग बैलेंस और एक वुडन ब्लॉक लीजिए। स्टेप 2, स्प्रिंग बैलेंस को एक्टिविटी 6 में इस्तेमाल की गई किसी एक सरफेस पर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखिए। पहले यह देख लीजिए कि स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग 0 है। अब वुडन ब्लॉक को स्प्रिंग बैलेंस के हुक से जोड़ दीजिए, जैसे फिगर में दिखाया गया है। थर्ड स्टेप, जब स्प्रिंग बैलेंस को धीरे धीरे बढ़ते हुए फोर्स के साथ खींचेंगे
जब खींचिए, जब वुडन ब्लॉक्स बस चलना शुरू करे उसी समय स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग नोट कीजिए। अब सोचिए कि यह रीडिंग क्या बताती है। ब्लॉक पर दो इंपॉर्टेंट फोर्स काम कर रही हैं। फर्स्ट, स्प्रिंग बैलेंस द्वारा लगाया गया फोर्स और सेकंड, फ्रिक्शन फोर्स। यदि ब्लॉक की वेलोसिटी ना बढ़ रही है और ना ही घट रही है तो इसका मतलब कि ब्लॉक पर नेट फोर्स जीरो है, यानी दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या बताती है कि इस सिचुएशन में स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग लगभग फ्रिक्शन फोर्स की मैग्नीट्यूड को दर्शाती है। मतलब रीडिंग हमें बताती है कि ब्लॉक और सरफेस के बीच फ्रिक्शन फोर्स कितना है। स्टेप फोर्स, अब यही एक्टिविटी स्टेप 3 एक्टिविटी 6.1 में इस्तेमाल की गई बाकी 3 सरफेस पर दोहराइए। स्टेप 5, अब सभी सरफेसेस की स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग की तुलना कीजिए। ध्यान दीजिए कि सभी रीडिंग अलग अलग हैं। क्या सबसे छोटी रीडिंग उस सरफेस की है जहां सिक्के का स्टैक सबसे ज्यादा दूरी तय कर गया? क्या सबसे बड़ी रीडिंग उस सरफेस की है जहां स्टैक सबसे कम दूरी तय कर गया? एक्टिविटी का निष्कर्ष यह निकला कि स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग हमें ब्लॉक और सरफेस के बीच काम करने वाली फ्रिक्शन फोर्स का लगभग मान देती है, मेजरमेंट देती है। यदि स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग छोटी है तो फ्रिक्शन फोर्स भी छोटा है। यदि स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग बड़ी है तो फ्रिक्शन फोर्स भी बड़ा है। तो एक्टिविटी 6.1 और 6.2 से क्या पता चला? इन दोनों एक्टिविटी से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि जब फ्रिक्शन फोर्स कम होता है तो वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती है, ऑब्जेक्ट ज्यादा दूरी तय करता है और ऑब्जेक्ट दूर से रुक जाता है, देर से रुक जाता है। जब फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होता है वेलोसिटी जल्दी कम होती है, ऑब्जेक्ट कम दूरी तय करता है और ऑब्जेक्ट जल्दी रुक जाता है। फिर है थिंक एज अ साइंटिस्ट। अब एक थॉट एक्सपेरिमेंट यानी कल्पनात्मक एक्सपेरिमेंट करते हैं। थॉट एक्सपेरिमेंट तब किया जाता है जब किसी प्रयोग का वास्तविक दुनिया में करना कठिन हो। मान लीजिए आपको एक ऐसा ऑब्जेक्ट और एक ऐसा हॉरिजॉन्टल फ्लोर मिल जाए जिनके बीच फ्रिक्शन फोर्स बिल्कुल जीरो हो। अब सोचिए कि यदि आप एक्टिविटी 6.1 के स्टेप 3 और स्टेप 4 को दोबारा करें तो क्या होगा? सोचने वाले क्वेश्चन है कि क्या ऑब्जेक्ट वेलोसिटी कम होगी, क्या ऑब्जेक्ट कभी रुक पाएगा या फिर वह हमेशा चलता रहेगा? नेक्स्ट है मीट अ साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली। प्राचीन समय में यह माना जाता था कि किसी रुकी हुई ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए फोर्स की आवश्यकता होती है। यह बात सही थी, लेकिन लोग यह भी मानते थे कि किसी ऑब्जेक्ट को लगातार एक समान वेलोसिटी से चलाते रहने के लिए भी फोर्स की जरूरत होती है। कई वर्षों तक लोग यही सोचते रहे, लेकिन 17वीं सेंचुरी में गैलीलियो गैलीली ने कई थॉट एक्सपेरिमेंट के आधार पर फैक्ट दिए कि यदि कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन पर चल रही है तो उसकी मोशन में रुकावट डालने वाली सभी चीजें हटा दी जाए तो वह बॉडी अनिश्चित समय तक चलती रहेगी, यानी रुकेगी नहीं। फिर है मीट अ साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने इनर्शिया वर्ड का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट की उस नेचर को बताने के लिए किया जिसमें वे अपनी रेस्ट की सिचुएशन या यूनिफॉर्म मोशन की सिचुएशन में परिवर्तन का विरोध करती हैं। मतलब इस विचार का इस्तेमाल करके न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बनाया। इसके साथ ही उन्होंने 1687 में मोशन के दो और लॉस भी रिप्रेजेंट किए। इन्हीं तीनों लॉस की स्थापना से साइंस के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली। अब न्यूटन यूनिट से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। फोर्स की यूनिट का नाम न्यूटन के सम्मान में रखा गया था। जब किसी यूनिट का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर रखा जाता है तो उसका पूरा नाम छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, जैसे न्यूटन, लेकिन इसका सिंबल बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, यानी कैपिटल एन में। अब पढ़ते हैं इनके मोशन के बारे में, लॉस ऑफ मोशन। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट की अवस्था में है, यदि कोई ऑब्जेक्ट
रेस्ट की अवस्था में है तो वह हमेशा रेस्ट में ही बनी रहेगी। यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वह एक समान मोशन में चलती रहेगी जब तक उस पर कोई नेट फोर्स कार्य नहीं करता। आसान भाषा में समझे कि यदि किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाली नेट फोर्स 0 हो तो वह रेस्ट ऑब्जेक्ट अपने आप चलना शुरू नहीं करेगी। यदि वह रही ऑब्जेक्ट वेलोसिटी नहीं बदलेगी, मतलब अगर मोशन में ही है वह ऑब्जेक्ट तो वह वेलोसिटी नहीं बदलेगी। ऐसी सिचुएशन में ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन भी 0 होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो उसकी वेलोसिटी 0 होती है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड नहीं बदल रही, वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं बदल रही। यदि वेलोसिटी 0 नहीं है और फिर भी कांस्टेंट है तो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा और उसकी स्पीड भी समान बनी रहेगी। एग्जाम्पल 6.2, एक व्यक्ति एक मूविंग बॉक्स को आगे की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। यह फोर्स फ्लोर और बॉक्स के बीच लगने वाली फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है। क्वेश्चन है कि क्या बॉक्स चलता रहेगा या कुछ समय बाद रुक जाएगा। इसका जवाब है कि फ्रिक्शन फोर्स बॉक्स पर पीछे की डायरेक्शन में जोर लगाता है। व्यक्ति द्वारा लगाया गया फोर्स आगे की डायरेक्शन में काम कर रहा है, लेकिन दोनों फोर्स बराबर हैं और विपरीत डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए इनका जो फोर्स है वो बैलेंस हो जाएगा, तो नेट फोर्स 0 निकलेगा। और न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अनुसार जब नेट फोर्स 0 होता है तब मूविंग ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहता है, इसीलिए बॉक्स लगातार एक समान वेलोसिटी से चलता रहेगा। एग्जांपल 6.3, ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाइए जिस पर कोई नेट फोर्स काम नहीं कर रहा हो। जवाब है इसका, जब किसी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स काम नहीं कर रहा होता तब दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। फर्स्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो सकता है और सेकंड, ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होता है। केस 1 में जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, यदि ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो समय के साथ उसकी पोजीशन नहीं बदलेगी, पोजीशन टाइम ग्राफ रेस्ट में रहेगा, इसीलिए ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनाएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी 0 होगी, इसीलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएगा। सेकंड क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट मूविंग वेलोसिटी विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब यदि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी समय के साथ नहीं बदलेगी, पोजीशन टाइम ग्राफ बढ़ती रहेगी, इसीलिए ग्राफ एक सीधी ऊपर जाती हुई लाइन बनाएगा। वेलोसिटी एक समान रहेगी, इसीलिए ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनाएगा। ध्यान देने वाली इंपॉर्टेंट नोट, यदि फ्रिक्शन फोर्स बिल्कुल 0 है तो किसी रेस्ट ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए एक नेट फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन एक बार ऑब्जेक्ट चलने लगे तो उसे कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते रहने के लिए और फोर्सेस की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यदि वेलोसिटी बदलनी हो, डायरेक्शन बदलनी हो या मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकना हो तो फोर्स लगाना जरूरी होगा। नेक्स्ट है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हम जानते हैं कि फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है, मोशन को रोक सकता है या किसी की वेलोसिटी बदल सकता है। वेलोसिटी में चेंज होने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन का प्रोड्यूस होना। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि फोर्स एक्सीलरेशन पैदा करता है। लेकिन अब क्वेश्चन यह है कि नेट फोर्स और एक्सीलरेशन के बीच क्या रिलेशनशिप है। इसी बात को समझाने के लिए आगे एक्टिविटी की गई है। थिंक एज अ साइंटिस्ट। इसमें लिखा है कि अपने रोजमर्रा के अनुभवों से आप जानते हैं कि यदि किसी बॉल को धीरे से धक्का दिया जाए तो वह धीरे धीरे चलती है, इसका मतलब कि एक्सीलरेशन कम है। दूसरी ओर यदि बॉल को जोर से धक्का दिया जाए तो वह तेजी से आगे चलेगी, इसका मतलब एक्सीलरेशन ज्यादा है। इसी अनुभव के अनुसार हम एक हाइपोथेसिस बना सकते हैं। एक ही ऑब्जेक्ट के लिए बड़ा फोर्स बड़ा एक्सीलरेशन, छोटी फोर्स छोटा एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है। अब क्वेश्चन है कि इस हाइपोथेसिस को कैसे जांचा जाए।
इसके लिए हमें एक एक्टिविटी करनी होगी जिसमें एक ही ऑब्जेक्ट पर अलग अलग मैग्नीट्यूड के फोर्सेस लगाए जाएं और एक्सीलरेशन को मापा जाए। फोर्सेस की अलग अलग मैग्नीट्यूड कैसे प्राप्त करें? आपने पहले पढ़ा है कि पृथ्वी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी ओर खींचती है। इसी फोर्स को ऑब्जेक्ट का वेट कहती हैं। क्योंकि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का वेट अलग होता है, इसलिए हम अलग अलग वेट का इस्तेमाल करके अलग अलग फोर्सेस प्राप्त कर सकती हैं। एक्टिविटी 6.3 लेट अस एक्सपेरिमेंट। स्टेप 1, ये कुछ चीजें लेनी है, जैसे 4 बॉल बेयरिंग व्हील्स, 2 पेंसिल, 2 खाली कार्डबोर्ड, 2 पेपर कप, 1 पाइप, 1 थ्रेड, कुछ कॉइन्स या कुछ ऑब्जेक्ट और वेटिंग स्केल। स्टेप सेकेंड, बॉक्स के दोनों किनारों के नीचे की ओर 2 पेंसिल लगाइए। ये एक्सेल्स यानी धुरी का काम करेंगी। अब हर एक पेंसिल के दोनों सिरों पर व्हील्स लगा दीजिए। यदि व्हील्स ढीले हैं तो एडेसिव टेप का इस्तेमाल करके उन्हें अच्छी तरह फिट कर दीजिए। अब बॉक्स के सामने वाले भाग में एक थ्रेड बांध दीजिए। इसी थ्रेड को काट से खींचा जाएगा। थर्ड स्टेप, टेबल के एक सिरे पर एक लाइन बनाइए। यह काट का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। अब थ्रेड को टेबल के दूसरे सिरे पर लगे पाइप के ऊपर गुजारिए। थ्रेड के दूसरे सिरे पर एक पेपर कप बांध दीजिए। इस कप में कुछ ऑब्जेक्ट्स रखिए। जब सिस्टम छोड़ा जाएगा तो कप पृथ्वी के ग्रेविटेशन फोर्स के कारण नीचे गिरेगा और थ्रेड कार्ट को खींचेगा। इस तरह कार्ट पर एक लगभग कांस्टेंट फोर्स लगाया जाएगा। स्टेप 4, वेइंग स्केल की सहायता से कप और उसके अंदर रखे गए ऑब्जेक्ट्स का मास मापिए। स्टेप 5, अब कार्ट की स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कीजिए। कार्ट को स्टार्टिंग लाइन से छोड़ दीजिए। वीडियो तब रिकॉर्ड कीजिए जब तक कार्ट टेबल के दूसरे सिरे तक ना पहुंच जाए। स्टेप 6, वीडियो देखकर वह समय नोट कीजिए जब कार्ट छोड़ा गया और जब कार्ट टेबल के अंत तक पहुंचा। इन दोनों के अंतर को T1 में लिखिए। स्टेप 7, अब कप और उसके अंदर रखी ऑब्जेक्ट्स का मास दुगना कर दीजिए। इसके बाद स्टेप 5 और स्टेप 6 दोबारा दोहराइए। इसके बाद प्राप्त समय को T2 लिखिए। दोनों सिचुएशंस में कार्ट की स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 है और कार्ट समान दूरी तय करता है। यदि पहली और दूसरी सिचुएशन में एक्सीलरेशन a1 और a2 है तो काइनेमेटिक इक्वेशन के अनुसार यह होगा। क्योंकि दोनों सिचुएशन की दूरी एक समान है, इसी कारण हमें यह मिलता है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू T2 का स्क्वायर और T1 का स्क्वायर। अब T1 और T2 की मेजर्ड वैल्यू रखने का पता चलता है। जब फोर्स बढ़ाया गया तो एक्सीलरेशन भी बढ़ाया गया। तो एक्टिविटी से हमें क्या पता चला? यदि ऑब्जेक्ट का मास फिक्स्ड हो तो उस पर लगाया गया नेट फोर्स जितना ज्यादा होगा एक्सीलरेशन भी उतना ही ज्यादा होगा। आसान भाषा में कहें तो एक ही मास वाले ऑब्जेक्ट के लिए ज्यादा फोर्स ज्यादा एक्सीलरेट प्रोड्यूस करेगा और कम फोर्स कम एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा। एक्टिविटी 6.4 लेट अस एक्सपेरिमेंट। इस एक्टिविटी का उद्देश्य यह समझाना है कि मास बढ़ने पर एक्सीलरेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट स्टेप, एक्टिविटी 6.3 को एक छोटे बदलाव के साथ दोहराइए। इस बार कप और उसके अंदर रखी ऑब्जेक्ट्स का मास समान रखिए। कार्ट का मास दुगना कर दीजिए। इसके लिए कार्ट के अंदर कुछ और ऑब्जेक्ट्स रख दीजिए। सेकेंड स्टेप, अब वेटिंग स्केल की सहायता से कार्ट और उसके अंदर रखी ऑब्जेक्ट का कुल मास मापिए। थर्ड स्टेप, अब एक्टिविटी 6.3 के स्टेप 5 और स्टेप 6 को दोहराइए, यानी कार्ट की वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, समय मापिए और दोनों सिचुएशंस में एक्सीलरेशन की तुलना कीजिए। आप सोचिए कि क्या समान फोर्स होने पर कार्ट का मास बढ़ने से एक्सीलरेशन कम होगा? यदि हां तो इसका क्या मतलब है? इस एक्टिविटी से यह पता चलता है कि एक निश्चित फोर्स के लिए यदि ऑब्जेक्ट का मास बढ़ता है तो एक्सीलरेशन कम हो जाता है। मतलब ज्यादा मास होगा कम एक्सीलरेशन और कम मास होगा तो ज्यादा एक्सीलरेशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स, मास और एक्सीलरेशन के बीच संबंध न्यूटन के सेकंड लॉ में बताया गया है।
न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स कार्य करता है तो ऑब्जेक्ट नेट फोर्स की डायरेक्शन में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, एक्सीलरेशन की मैग्नीट्यूड नेट फोर्स की प्रोपोर्शनल होती है और मास की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आसान भाषा में कहे, यदि फोर्स बढ़े तो मास वही रहेगा तो एक्सीलरेशन भी बढ़ेगा, यदि मास बढ़ेगा और फोर्स वही रहे तो एक्सीलरेशन घटेगा। मैथमेटिकल फॉर्मूला यहां पर दिया गया है, ए फॉर एक्सीलरेशन, एफ फॉर मास और एफ फॉर फोर्स और एम फॉर मास। एक्सीलरेशन की डायरेक्शन हमेशा नेट फोर्स की डायरेक्शन के एक समान होती है। एसआई यूनिट को समझिए, मास की एसआई यूनिट किलोग्राम होती है और एक्सीलरेशन की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड। फिर है 1 न्यूटन की डेफिनेशन। 1 न्यूटन वह फोर्स है जो 1 केजी मास वाली ऑब्जेक्ट पे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करे। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। हम जानते हैं कि पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट पृथ्वी की ओर गिरती है। इसी दौरान जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होती है उसे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं और इसे स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार यदि मास m वाली ऑब्जेक्ट पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया ग्रेविटेशनल फोर्स है तो g का वैल्यू है, तो स्मॉल g की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर है थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी। न्यूटन फोर्स कितना होता है? यदि आप अपनी हथेली पर 100 ग्राम का मास रखती हैं तो वह आपकी हथेली पर लगभग 1 न्यूटन का फोर्स लगाता है। इससे आप 1 न्यूटन फोर्स का अंदाजा लगा सकती हैं। फिर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्जेक्ट के मास पर निर्भर नहीं करता, मतलब हल्की ऑब्जेक्ट और भारी ऑब्जेक्ट दोनों के लिए g की वैल्यू एक समान रहती है। थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी। इक्वेशन में ए एफ अपॉन एम के अनुसार एक्टिविटी 6.3 में फोर्सेस को दुगना करने पर एक्सीलरेशन भी दुगना होनी चाहिए, लेकिन वास्तविक प्रयोगों में एक्सीलरेशन अक्सर बिल्कुल दुगना नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि मेजरमेंट्स एरर हो सकती हैं, व्हील्स और सरफेस के बीच फ्रिक्शन हो सकता है, इसी कारण परिणामों में थोड़ा अंतर दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट है रेडी टू गो बियॉन्ड पार्ट। न्यूटन के सेकेंड लॉ का एक और इंपॉर्टेंट रूप मूवमेंट के आधार पर डिस्क्राइब किया जाता है। मूवमेंट क्या है? मूवमेंट किसी ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, यानी मास और वेलोसिटी को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो मोमेंटम मिलता है। मोमेंटम की डायरेक्शन वही होती है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। और न्यूटन का सेकेंड लॉ यह भी बताता है कि मोमेंटम में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम नेट फोर्स के प्रोपोर्शनल होती है और उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स काम करता है। और यह उन सिचुएशन में भी लागू होता है जहां ऑब्जेक्ट का मास एक स्थिर नहीं होता। नेक्स्ट पेज से हम न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ेंगे।